नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि काफ़ी नज़दीक है आपका, ये मॉक टेस्ट की पूरी श्रृंखला आपको दी जा रही है। वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मॉक टेस्ट, ढेर सारे क्वेश्चन का आपको अभ्यास कराया जा रहा है। ये सेक्शनल मॉक टेस्ट है और ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों को आप देख रहे हैं। 100 MCQs है, तो आप अपनी तैयारी का इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप कम समय में बेहतर रिवीजन करना चाहते हैं, एक समग्र तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप बीपीएससी के लिए स्पेशल हमारा क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीमित समय में सारे स्टडी मटेरियल का रिवीजन कराया जाएगा, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, कहीं से भी आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो आप इसमें बेहतर तैयारी को अपनी दिशा दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ जगह के नाम दिए, इनाम गांव है, लंगनाज है, इसमें जगह के नाम आप देखिए, आदमगढ़ है, वीरभानपुर है, और उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प जो ई वाला ऑप्शन है वो भी मौजूद है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, इनाम गांव। इनाम गांव से ये मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृ देवी की जो मूर्ति है इसे प्राप्त किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग वैदिक कालीन जो प्राचीन नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम है। पहले के समय में यानी ऋग वैदिक काल में उन्हें जिस नाम से जाना जाता था वैसा उनका वर्तमान में नाम नहीं है। तो इसमें से जितनी भी जोड़ियां दी हुई हैं वो सभी सही हैं, कोई एक गलत है, गलत वाली आपको पहचाननी है। तो परुष्णी ऋग वैदिक नाम है और तत्काल में यानी वर्तमान समय में इसे स्वात कहा जाता है। विपासा जो है ये व्यास को कहा जाता है, अस्किनी चेनाब को कहा जाता है, सदानीरा गंडक को कहा जाता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन भी मौजूद है। देखिए, जो परुष्णी दिया हुआ है ये रावी नदी को कहा जाता है, न कि स्वात को। स्वात के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो क्या है, सुवस्तु है, और शतुद्री जो शब्द है वो सतलुज के लिए इस्तेमाल होता है। गोमल कहा जाता है गोमती को, वितस्ता कहा जाता है झेलम को। तो इसमें से ए वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, गलत की तलाश हमें करनी थी, तो ए को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। आप पढ़ते हैं ना कि सिकंदर भारत में प्रवेश करता है, फिर बहुत सारे सीमावर्ती राजाओं से युद्ध करता है, महाराज पुरुषोत्तम से उसका आमना सामना होता है, जीतता कौन है परिणाम उसमें अनिश्चित होता है। कम से कम यूनानी लेखकों के द्वारा यही लिखा गया कि सिकंदर विजयी हुआ था, लेकिन जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि पुरुषोत्तम जीते थे। फिलहाल उसके आगे सिकंदर की सेना बहुत दूर तक नहीं बढ़ पाती है, व्यास नदी पार करने से वो मना कर देती है। तो नदी पार करने से मना करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था धनानंद। धनानंद की बहुत बड़ी सेना थी, हाथियों की सेना थी, जिससे कि सिकंदर डर गया था। तो ये प्रतापी शासक तो था लेकिन लालची था, जिसकी वजह से इस वंश का पतन होता है। तो फिलहाल आप बताइए, यूनानी लेखक इसके बारे में जानते थे तो उन्होंने इसे किस नाम से पुकारा है। उसे जेनोफोन कहा है, अग्रमीज कहा है, फिलिप द्वितीय का नाम दिया है, या भद्रशाल का नाम दिया है। यूनानियों ने उसे किस नाम से पुकारा यानी धनानंद को, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, अग्रमीज कहा था। अग्रमीज शब्द जो है ये धनानंद के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है। कनिष्क कुषाण वंशीय प्रतापी शासक था और उसके जो जारी किए हुए सिक्के थे उस पर किसका अंकन दिखाई देता है। महावीर स्वामी का मिलता है, शिव का मिलता है, नंदी का मिलता है, बुद्ध का मिलता है, या इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि कनिष्क ने बाद में महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया था और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फिलहाल इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बुद्ध ही होगा। तो इसमें आप आराम से गेस कर सकते हैं, महायान बुद्धिज्म को इसने बहुत बड़ा आश्रय दिया था, बहुत पोषण दिया था, और गांधार कला शैली जो कि शिल्प शैली थी वो इसी के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ अभिलेखों के नाम दिए हैं और शासक का नाम दिया है। एहोल अभिलेख जो है ये अशोक से संबंधित है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नासिक का जो अभिलेख है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल का है। तो आप इसमें देखकर बताएं कि कौन सा गलत है। गलत इसका पहला वाला ही है। एहोल का जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, न कि अशोक से।
ये सत्य है कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों को आकार दिलवाया, लेकिन एहोल वाला जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा या उसी के सौजन्य से लिखवाया गया है। आप इसमें ये बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। आपके लिए ये प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। निम्नलिखित में से शकारी किसे कहा जाता था। शकारी एक संयुक्त शब्द है। शकों का अरी, शक जो जाति थी उनका दुश्मन, ये किसके लिए उपाधि थी। समुद्रगुप्त को कहा जाता था, कौटिल्य के लिए इस्तेमाल होता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी कहा गया, स्कंदगुप्त को कहा गया, या इसमें से कौन सा बताइए। ई वाला ऑप्शन भी मौजूद है। करेक्ट आंसर इसका होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को बहुत अच्छी तरह से पराजित किया था और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जो कि थी शकारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। विक्रमशिला नाम का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसी बंगाली शासक ने की थी। तो कौन से बंगाली शासक ने की थी आप देखकर बताएं। पाल वंशीय शासकों के नाम दिए हैं। देवपाल है, महिपाल है, धर्मपाल है और गोपाल है। गोपाल ने पाल वंश की नींव रखी थी। फिलहाल इसमें विक्रमशिला महाविहार और विक्रमशिला जो प्राचीन विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर धर्मपाल होगा। धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विद्यालय यानी जो विश्वविद्यालय था उस समय उसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन आपको करना है। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है और बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित की रचना की है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है और हेमचंद्र ने भोज प्रबंध को लिखा है। तो इसमें से गलत ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके बाहर करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं हेमचंद्र के द्वारा भोज प्रबंध लिखा गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित को लिखा था। कुमारपाल चरित को इन्होंने, मतलब ये ग्रंथ था, इसको इन्होंने लिखा था। तो इसमें पूछा जा सकता है कौन सी पुस्तक के लेखक कौन थे। फिलहाल डी वाला गलत है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, कांसी युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ताम्रवती, कौन सा होगा इसमें से। ताम्रवती के नाम से नहीं जाना जाता है। इसमें से जो आप देख रहे हैं ना, ये डी वाला ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करते हैं। हालांकि इसका संबंध इससे जरूर है, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। गुप्त कराल कहाँ पे है। ये नवपाषाणकालीन स्थल है। तो आप देखें हस्तिनापुर, गुवाहाटी, बस्तर और कश्मीर। गुप्त कराल नाम की जगह कहाँ पे है, ये कश्मीर में है। कश्मीर का एक नवपाषाणकालीन स्थल है और इसका अर्थ होता है कुलाल। कुलाल मतलब कुम्हार की गुफा। लोग यहाँ पे खेती और पशुपालन किया करते थे, तो अच्छे जो सभ्यता के साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिलहाल इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखें। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का कौन सा प्रतीक उनकी घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है यानी बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है। गृह त्याग का प्रतीक हाथी है और निर्वाण का है पद चिन्ह। तो पहचानना आसान है। बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें से गृह त्याग का अगर आप देखें तो वो हाथी नहीं है बल्कि घोड़ा है। गृह त्याग का घोड़ा है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विसंगतियां भी हैं और समानता भी है। तो यहाँ दोनों से जो संबंधित ना हो वो आपको चुनना है। तो आप देख रहे हैं आत्मदमन है, अहिंसा है। अहिंसा को दोनों ही मानते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों को अस्वीकार करना। तो करेक्ट आंसर इसमें जो आत्मदमन यानी सेल्फ सप्रेशन है वो दोनों से संबंधित नहीं है। हालांकि दमन की बात घुमा फिरा कर कही तो गई है, लेकिन सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो इसका जिक्र नहीं किया गया है, बाकी सब तो है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को देखिए। शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ भारत के 4 कोनों पर स्थापित किए गए उसमें से कोई एक इसमें गलत दिया हुआ है, मतलब वो इसमें इनके 4 मठों में शामिल नहीं है। तो आप बताइए वो कौन सा है। तो गोवर्धन मठ है जो कि पुरी में है अर्थात उड़ीसा। श्रृंगेरी शारदा पीठ है जो कि कर्नाटक में है। ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड का और रामेश्वरम है तमिलनाडु का। तो इसमें से होगा कौन सा। और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। रामेश्वरम जो तमिलनाडु वाला है वो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ नहीं है। ये आप ध्यान से देखिएगा, डी वाला। वैसे अगर देखें तो गोवर्धन मठ है जो कि उड़ीसा में है। जोशी मठ जो कि आजकल पर्यावरणीय आपदा का शिकार हुआ है, जो कि मनुष्य ने ही पैदा की है, तो वो ज्योतिर्मठ आपका उत्तर दिशा में है हिमालय पर। और श्रृंगेरी शारदा पीठ जो है वो कर्नाटक में है और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में है अर्थात वो दक्षिण में है। और द्वारिका पीठ जो है ये गुजरात में है, मतलब पश्चिम में है। तो इसमें से जो रामेश्वरम वाला ऑप्शन था उसको हम बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। सिकंदर ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना नहीं की थी। सिकंदर भारत में आता है और बाहरी इलाकों को जीतता है जो सीमावर्ती हिस्से थे और वहाँ पर कुछ नगर बसाता है।
तो उन नगरों के नाम दिए हैं, जैसे कि निकैया है, बुकेफाल है, ये उसके घोड़े के नाम पे बसाया हुआ नगर था। सिकंदरिया और मकदूनिया, ये उसके जन्म स्थान के बारे में भी दे दिया है। ई वाला ऑप्शन भी पहले की तरह से है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा शहर जो है वो सिकंदर के द्वारा बसाया हुआ नहीं था। तो इसमें से जो मैसिडोनिया आप देख रहे हैं, यानी मकदूनिया उसको ऐसे हिंदी में बोला जाता है, ये सिकंदर के द्वारा बसाया हुआ नहीं था, सिकंदर यहीं का रहने वाला था। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ताम्रपत्र लेख यानी जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन होता है, उसके हिसाब से प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? वैदेशिक संबंधों की बात हो रही है। म्यांमार से था, जावा सुमात्रा से था, ईरान से था कि कंबोडिया से था? 15वां प्रश्न आप देखें, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, जावा सुमात्रा। यहाँ से इनके वैदेशिक संबंध थे, यानी यहाँ के राजाओं से ये अपने संबंध स्थापित किए हुए थे। पाल वंशीय शासक थे देवपाल, जो कि बौद्ध मत को मानते थे और उन्हें परम सौगात के नाम से भी कहीं कहीं संबोधित किया गया है, विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों में। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक के साथ इनके संबंध थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? भितरगांव का मंदिर कानपुर में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये फिरोजपुर में है, उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो है वो विदिशा में है और देवगढ़ का दशावतार ये झांसी में है। गलत कौन सा है? तो गलत इसमें बी वाला है। जो तिगवा का विष्णु मंदिर दिया हुआ है, तिगावा इसको कहा जाता है, तिगावा का विष्णु मंदिर ये असल में जबलपुर में है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फिरोजपुर में नहीं है बल्कि जबलपुर में है, अर्थात मध्य प्रदेश में। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखिए। कौन सी दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई हैं भारत में? तो मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, या फिर नव पुरापाषाण काल, माफ कीजिए नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। इसमें से कौन सी दो एक साथ पाई गई? तो जो मिडिल पैलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड है, यानी मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, वो एक साथ समानांतर रूप से ही देखी गई है। मतलब भारत में अगर देखें तो कुछ हिस्सों में अभी मध्य पाषाण काल वाली जो अवस्थितियां हैं या सभ्यताएं हैं वो चल रही थी, और कुछ हिस्से जो हैं वो नव पाषाण युगीन संस्कृति की ओर चले गए थे। तो इसमें दोनों ही जनरेशन दिखाई देती। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है इसको हम चुनते हैं। माफ़ कीजिए, इसमें नीचे वाला देखिए, 17वें का जो सही उत्तर होगा वो ए वाला हो जाएगा। इसमें आप ध्यान से अगर देखें, क्योंकि सभी मिलते जुलते हैं, तो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, मतलब भारत के कुछ हिस्सों में नवपाषाण युगीन सभ्यता का विकास हो चुका था, यानी मध्य पाषाण काल का जो समय था वो बीत चुका था, और कुछ हिस्सों में यही चल रही थी। तो ए वाले विकल्प को चुनते हैं। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। प्राचीन इतिहास में यव शब्द का उल्लेख है। ये यावा नहीं है, यव है। तो यव एक संस्कृत का शब्द है। आप बताइए ये कौन से अनाज के लिए इस्तेमाल हुआ है? जौ के लिए इस्तेमाल हुआ है, बार्ली। ठीक है, तो इसमें सी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। 19वें को देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पुरापाषाण युग से संबंधित नहीं है? तो कुरनूल की गुफा, हुंगसी, चिरांद और भीमबेटका इसमें नाम दिया है। आप देखें कौन सा पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। इसमें आप देखिए ये चिरांद जो है ना, ये पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। उत्तर भारत में बिहार की जो पूर्वी गंगा घाटी है, इसमें ये लगभग 2500 से लेकर 30 ईस्वी के बीच में नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इसके साथ साथ लौह युग की बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, लेकिन पुरापाषाण युग के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते हैं। तो इसमें चिरांद को आप बाहर करेंगे। इसका मतलब है कि बाकी जगहों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं? तो भगवानपुरा सरस्वती नदी से संबंधित है। लोथल जो है इसका संबंध है भोगवा नदी से, मतलब ये तटवर्ती हैं। मांडा का संबंध है मांडवी से, और आलमगीरपुर का संबंध है हिंडन से। अब इसमें कौन सी जोड़ी गलत है वो आपको चुनना है, और करेक्ट आंसर इसका सी होगा। देखिए इसमें जो मांडा दिया हुआ है ना, उसका संबंध मांडवी से नहीं है। मांडा जम्मू कश्मीर की लोकेशन है और इसका संबंध है चेनाब रिवर से। बाकी जितने दिए हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध परिषद किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय में बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संगीति हुई थी, और ये कौन से नगर में आयोजित हुई थी? कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, मगध में, राजगृह में, कहाँ पर? तो ज़्यादातर बौद्ध संगीतियाँ जो है वो बिहार में ही हुई हैं। अब इसमें से कौन सी जगह होगी? कश्मीर तो होगा नहीं, वो चौथी वाली है। क्वेश्चन नंबर 21, और इसका जो राइट आंसर है वो पाटलिपुत्र हो जाएगा। जो पहली बौद्ध संगीति है वो राजगृह में होती है, महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं, अजातशत्रु का वो समय रहता है। और ये तीसरी वाली थी जो कि 247 ईसा पूर्व में होती है। पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष होते हैं और अशोक का शासन रहता है। तो इसमें से पाटलिपुत्र को चुनेंगे जो कि मौर्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। महाजनपद और राजधानी दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बाहर करना है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी साकेत थी, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। काशी महाजनपद की राजधानी वरुणावती थी, जिसे कि बाद में वाराणसी कहा गया। और
कुरु जो है ये किन इंद्रप्रस्थ से संबंधित है? मतलब कुरु महाजनपद जो है इसकी 2 राजधानियां थी, एक तो हस्तिनापुर, दूसरी इंद्रप्रस्थ। जो नई वाली है वो इंद्रप्रस्थ थी और शूरसेन की थी मथुरा। तो इसमें आप देखकर बताएं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी है साकेत दे रखा है वो गलत है, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। बाकी जितने हैं वो सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया कि कौन सी जोड़ी 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राज्य और उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो चोल, चेर, होलसय और पल्लवों के नाम दिए हैं, ये डायनेस्टी है। तो चोल का संबंध तंजौर से था, चेर का संबंध पुडुचेरी से था, ये राजधानियां हैं। मतलब तंजौर आप देख रहे हैं, ये चोलों की राजधानी, चेरों की राजधानी पुडुचेरी और होलसयों की राजधानी द्वार समुद्र। इसके साथ साथ आप पल्लवों का देख रहे हैं कांचीपुरम। कौन सा गलत है वो आपको चुनना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें चेरों वाला हो जाएगा, यानी बी। चेर साम्राज्य की राजधानी वांजी थी, जिसे कि वांची भी कहा जाता है। और ये अगर आज के समय में हम देखना चाहें तो केरल प्रांत में इनका पूरा विस्तार था, जिसमें कि त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार के कुछ हिस्से इंक्लूड होते हैं। तो चेर को इसमें से बाहर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? ये विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है, वेनसांग के द्वारा कहा गया है, या फिर आप देखें इब्न बतूता या क्लीमेंट स्मिथ। इसमें जो नाम दिए हैं आप सेलेक्ट करें। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। समुद्रगुप्त की वीरता बेजोड़ थी और इसी वजह से उससे प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया है कि ये उनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने इसकी वीरता की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि ये इंडियन नेपोलियन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25वें में कहा गया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये पाल डायनेस्टी थी, चोल थे, चेर थे या फिर कुरु डायनेस्टी थी? तो ये पाल वंशीय शासक थे जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण दिया था और न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि बहुत सारा अनुदान भी दिया। तो अनुदान अक्सर ही बड़े बड़े राजाओं के द्वारा बौद्ध धर्म को प्राप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो सुखानंद, कबीर, रैदास और वल्लभाचार्य का नाम दिया है। वल्लभाचार्य जो है वो संत रामानंद के शिष्य नहीं थे। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ना वो रामानंद जी के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित है? तो चरक, नागार्जुन, पार्श्व और अश्वघोष का नाम दिया है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं क्योंकि ये जितने भी हैं ये सभी जो हैं कनिष्क के दरबार से ही संबंधित हैं। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, मतलब ये दरबार में रहते थे, कनिष्क के लिए कविताएं लिखते थे। वसुमित्र जो है ये आश्रित विद्वान थे और चौथी बौद्ध संगीति जो है उसमें इनका योगदान भी था, अध्यक्षता ये करते हैं। तो ये सब है नागार्जुन, पार्श्व और चरक, ये सब भी कनिष्क के दरबार से ही संबंधित हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो ई वाला ऑप्शन है उसी को चुनते हैं। 27वें के बाद 28वें की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिला जो स्वस्तिक का चिन्ह है वो कौन से देवता की स्तुति से संबंधित है? वायु की पूजा से, सूर्य की पूजा से, या फिर आप बताइए किसके? अग्नि या मातृदेवी? तो मातृदेवी की तो खुद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ स्वस्तिक के चिन्ह की आवश्यकता ये किस देवता की पूजा के लिए होती थी? ये सूर्य पूजा के लिए इस्तेमाल होता था। ये स्वस्तिक की जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, 4 दिशाओं के प्रतीक के तौर पे सूर्य को उसका केंद्र मानकर, ऊर्जा का स्रोत मानकर पूजा की जाती थी। तो बी वाला ऑप्शन, प्राकृतिक घटकों की पूजा हड़प्पा सभ्यता में आम बात थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से सही मेल नहीं खाता है? तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा कर्नाटक में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। ये विकल्प ऐसे हैं कि आप आराम से पकड़ सकते हैं। कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ ये राजस्थान में है, ये जगह जो है ये कर्नाटक में नहीं है और यही वाला ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। निम्नलिखित में से संगम ग्रंथों में सबसे प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का उल्लेख प्राप्त होता है? संगम ग्रंथ जो है जिनका कि अलग अलग संगमों में 3 संगम होते हैं तो उनमें संकलन किया जाता है और तमिल साहित्य को ग्रंथबद्ध किया जाता है। तो उस कंपाइलेशन में कौन से बंदरगाह को बहुत ज़्यादा बार चर्चित किया गया है? तो ये कोमारी है यानी कन्याकुमारी, पुहार है जिसे कि कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है, अरिकामेडु यानी पोडुके या फिर सोपात्मा। इसमें जो बंदरगाहों के नाम दिए हैं उसे आप देखिए और करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ये पुहार है। मतलब जो संगम ग्रंथ है उसमें मुख्य रूप से केवल मुसिरी और पुहार का ही जिक्र प्राप्त होता है। इसके अलावा एक कोरकाई बंदरगाह जो है उसका भी उल्लेख मिलता है और 3 महान शासकों के 3 बड़े बंदरगाह ऐसे उसमें कहा गया है। तो कुल मिलाकर इसमें से पुहार को चुनते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 31 को। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं या ये कहा जाए कि दुनिया में जितने ग्रंथ लिखे गए उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद को रखा जाता है। तो ऋग्वेद के कई मंडल हैं, कितने मंडल हैं और कितने श्लोक हैं इस पर चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो ये देखने वाली बात है कि सारे मंडल एक समय में नहीं लिखे गए,
अलग अलग ऋषियों के द्वारा या उनके गोष्ठों के द्वारा भिन्न भिन्न मंडलों की रचना की गई है और उसे जोड़ा गया है, बाद में कंपाइल किया गया। तो जो तीसरा मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वामदेव के द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, अत्रि के द्वारा, या फिर भारद्वाज के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है तीसरा मंडल। वैसे पहला अगर देखें तो मधुछंदा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने लिखा था, और दीर्घतमा भी इसमें शामिल थे। इस तरह के कई सारे ऋषि थे। दूसरा वाला जो है वो मृत समद के द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र के द्वारा तीसरा, और चौथा जो है वो वामदेव के द्वारा लिखा गया है। ऐसे चलता है। और 10वां मंडल जो है वो कई सारे ऋषि उसमें भी जुड़े हैं, जैसे कि त्रित, इंद्राणी, सची, श्रद्धा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। कुछ जो आप देख रहे हैं ना, इसमें महिलाओं के नाम है, तो विदुषी कन्याओं के भी नाम साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि ऋचाओं की रचना करती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन बनता है? तो भद्रबाहु, जामाली, सुधर्मन और स्थूलभद्र इसमें नाम दिया है। करेक्ट आंसर बताइए। सुधर्मन। ठीक, सुधर्मन जो है ये पहले अध्यक्ष बनते हैं जैन संघ। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यानी भग्नावशेष अपने स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो रानभार स्तूप जो है ये कुशीनगर में है, सहेत महेत आपका श्रावस्ती है, घोषिताराम मठ जो है ये वाराणसी में है, और धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है। इसमें से एक गलत है। कौन सा गलत है? तो घोषिताराम मठ जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी में नहीं है, ये कौशाम्बी में है, तो ये जगह गलत दी है। सी वाले को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें नानाराम मठ दिया है, तो उसकी जगह पे आप घोषिताराम मठ समझिए, जो कि वाराणसी में है, और ये आपका गलत दिया हुआ है, वाराणसी में नहीं बल्कि कौशाम्बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसमें से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो संग्यून का नाम दिया है, फायान का दिया है, ईत सिंह का दिया है, और वेनसांग का दिया है। अब ये अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा इसमें सही दिखाई देते हैं, और करेक्ट आंसर फिर क्या होगा इसका? ई हो जाएगा। ये सभी तो आए थे, ये सभी अलग अलग समय में भारत की यात्रा पर आते हैं। इसके बाद 35वें को देखिए। गलत कथन का आपको चयन करना है। वेदों से संबंधित और पुराणों से संबंधित है, तो उपवेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की कुल संख्या 5 है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है 18 महापुराणों में, और पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। तो एक वाक्य में कई प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। फिलहाल इसमें आपको गलत का चयन करना है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ये 5 नहीं है, बल्कि संख्या में कितने हैं? 6 हैं। तो बी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर लेते हैं, बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं। देखिए, वेदांग सभी जो है ना वो गद्य शैली में लिखे गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल ये किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में कई सारे महल चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित दिखाई देते हैं, और एक आवास में राजा ज़्यादा समय तक नहीं रहता था, और इसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो लकड़ी से बना था। उसके अलावा किसी और पदार्थ का अगर इस्तेमाल हुआ हो तो आप देखिए, ईंटों का इस्तेमाल, पत्थर का इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक घर को बनाने में लगभग सारे ही मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। ये ठीक है कि लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ये प्रत्यक्ष तौर पे लिखा गया है, लेकिन सिर्फ लकड़ी से बना दिया गया हो ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इसमें से ई वाले विकल्प को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। ये जो 36वां क्वेश्चन है इसका लकड़ी वाला ही ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि जब जो चीज़ फैक्चुअल तरीके से लिख दी गई है कि लकड़ी से बने हुए महल पाए गए हैं जो कि बार बार परिवर्तित होते थे। राजा एक आवास में रहता था, वो जीर्ण हो जाता था, पुराना हो जाता था, तो दूसरी जगह वनों को काट के लकड़ी इकट्ठी की जाती थी और महल बनाए जाते थे। तो वो वुडन स्ट्रक्चर को ही इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि सिर्फ लकड़ी से नहीं बनता था, उसमें बाकी मिट्टी इत्यादि का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन एक पदार्थ को हमें चुनना होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे, और उसी को आयोग भी सही मानेगा। तो सी वाले विकल्प को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखिए। बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ये गया जिले से प्राप्त हुआ है अभिलेख, ये भी आपको मालूम होना चाहिए जगह का। फिलहाल इसमें परवर्ती गुप्त वंश का हमें इतिहास पता लगता है, कण्वों का इतिहास पता लगता है, पालों का पता लगता है, या मौर्यों का। तो ये परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी देता है। ये जो अभिलेख है ना, ये हमें परवर्ती यानी जो लेटर गुप्त डायनेस्टी है, गुप्तों का बाद वाला जो पतन हो रहा था उस समय, गुप्त बिखर रहे थे, सामंतों का अस्तित्व इनमें पहले से ही था, और वो सामंत अब स्वतंत्र होकर राजा बन रहे थे, तो गुप्त साम्राज्य का पूरा वैभव समाप्त हो रहा था। ये उस समय की जानकारी हमको देता है। इसके बाद 38वें प्रश्न को देखिए। इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य और श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि माना गया है। पद्य स्वरूप में यजुर्वेद को लिखा गया है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर ये 38वां जो आप देख रहे हैं इसका ई वाला होगा, एक से ज़्यादा। असल में
ये ठीक है कि वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, इन्हें वेद व्यास इसीलिए कहा भी गया। और वेदों को अपौरुषेय ये कहा ही गया है, मतलब इनकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा रचित है, जिसको कि मनुष्य जानता है और सुनाता है दूसरों को। तो श्रुति परंपरा पर ही आधारित है, देव निर्मित श्रुति इत्यादि इन्हें कहा जाता है। शब्द राशि और ज्ञान राशि भी माना जाता है। लेकिन इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, पद्य स्वरूप में यजुर्वेद को सिर्फ नहीं लिखा गया है, इसमें पार्शियली प्रोज है, पार्शियली पोएट्री है, मतलब आंशिक रूप से गद्य शैली है, आंशिक रूप से पद्य शैली है, तो दोनों ही होना चाहिए था, जो कि नहीं है। फिलहाल इसमें से ई वाले विकल्प को चुनते हैं। ठीक है, इसका ई वाला ऑप्शन परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, पुष्यमित्र शुंग के बेटे का प्रेम प्रसंग वर्णित है। तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, और इसका जो प्रेम प्रसंग है उसको महाकवि कालिदास ने बखूबी उकेरा है। इसमें से कौन सी पुस्तक है? मालविकाग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश है, कुमार संभव है, कौन सी होगी? तो पहचानना आसान है, इसमें पुष्यमित्र से आप अग्निमित्र को मिला लीजिए और यहाँ है मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है वो एक पुस्तक में बद्ध की है कालिदास ने। तो मालविकाग्निमित्र को लिखा किसने है? ये महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। इसके बाद 40वें प्रश्न में कहा गया कि वैदिक साहित्य को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद दिया हुआ है, मतलब क्रम दिया है। इसके बाद आप देखें संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ये कालक्रम है, मतलब पहले कौन सा विकसित हुआ, पहले कौन सा आया और उसके बाद किसे लिखा गया या रचा गया, ये क्रम है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जो क्रम दिया हुआ है उसमें संहिता पहले रखा जाएगा, संहिता का स्थान पहले होगा, और इसीलिए बी वाले को पहले चुन लीजिए। उसके बाद नंबर आएगा उपनिषदों का, फिर रचे जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ, और जो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट चीज़ें होंगी उनका चिंतन जंगल में बैठ के किया जाएगा, तो इससे रचना होगी आरण्यकों की। ये पूरा क्रम है। संहिता में वेदों को रखा गया है, वेदों की भाषा बहुत कठिन थी, उस कठिन भाषा को डिकोड करने की आवश्यकता थी, मतलब उसे सरल रूप में तोड़ने की आवश्यकता थी। इसीलिए ये बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, मतलब वेदों की तुलना में इनका आकार छोटा है, इन्हें लिखा गया ताकि सामान्य लोग भी इन्हें समझ सके। तो बी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 41वें प्रश्न में चलते हैं। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो चर्षणी कहा जाता था खेत को, खिल्य कहा जाता था परती या ऊसर को, सीता कहा जाता था कूड़ को, वैदिक काल का पूरा जो यहाँ शब्दावली है वो दे रखा है, लांगल कहा जाता था हल को। अब इसमें आप देखें और बताएं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका ई वाला होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, ई वाले विकल्प को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से पता चलता है। यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, नालंदा महाविहार और विश्वविद्यालय। चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ पर अध्ययन का काम किया था और बौद्ध धर्म को चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाने के लिए मुख्य रूप से यह जिम्मेदार था। तो अब बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कि बार बार तबाह करने की कोशिशें की गई, ये इसके बारे में इसमें से सत्य कथन कौन सा नहीं है, यानी असत्य की तलाश आपको करनी है। तो 42वें को आप ध्यान से अगर देखिए तो ए वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये परफेक्ट नहीं है। इसमें असल में चीनी यात्रियों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे कि हमें इस विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे गुप्त काल के अभिलेखों से पता लगता है, और विशेष रूप से जो कुमार गुप्त प्रथम का अभिलेख है, इसके अलावा हर्ष और पाल वंशीय जो शासक हैं उनके अभिलेखों से हमें भरपूर जानकारी मिलती है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अपनी भारत की धरती पर स्थापित इस शिक्षा का एक ज्योतिर्मय केंद्र था, तो इसके बारे में हम जानने के लिए चीनियों के मोहताज नहीं थे। इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 43वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था? अभी हमने ऊपर ही इस प्रश्न का उत्तर देखा है, और इसमें आप ध्यान से देखें तो आचार्य शीलभद्र जब नालंदा के कुलपति थे तो 637 में ये नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा पर आता है चीन से वेनसांग, और यहाँ पर लगभग 1.5 साल तक ये योग शास्त्र सीखता है। तो करेक्ट आंसर इसका नालंदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 विश्वविद्यालय हैं, एक नालंदा है, दूसरा वल्लभी है, और ये 2 तरह की बुद्धिज्म की ब्रांचेस को सपोर्ट करते थे। एक महायान शाखा का समर्थक था, दूसरा हीनयान शाखा का समर्थक था। तो आपको ये बताना है कि नालंदा महाविहार जो था, या नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पर बौद्ध मतों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, ये कौन से बुद्धिज्म की तरफ झुका हुआ था, महायानियों की तरफ या हीनयानियों की तरफ? अगले वाले की तरफ चलते हैं, यानी 44वां। बौद्ध स्मारक इन स्थानों पर पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत में बौद्ध स्मारक किन स्थानों पर पाए जाते हैं? गोली में पाए जाते हैं, अमरावती में मिलते हैं, नागार्जुन कोंडा में मिलते हैं, या जगयापेटा में मिलते हैं? इसमें से आपको सही विकल्प की तलाश करनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई होगा। सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, या जितने स्थान दिए हैं इन सभी जगहों से प्राप्त हुए। इसके बाद 45वें नंबर के प्रश्न को देखिए। मैत्रेयणी संहिता जो है, इसमें मनु महाराज की कितनी पत्नियों का उल्लेख है?
तो महाराज मनु की इसमें 9 पत्नियों का, 10 पत्नियों का, 8 या 6, कुल मिलाकर 10 पत्नियां थी। इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। मैत्रेयणी संहिता के हिसाब से महाराज मनु की 10 पत्नियां थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का ज्ञान कौन से ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, महावास्तु से प्राप्त होता है, भगवती सूत्र से प्राप्त होता है, अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो वैसे तो प्रचलित है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से ही प्राप्त होता है, लेकिन महावास्तु जो कि हमारा वैदिक ग्रंथ है उससे भी हमें इसकी सूचना मिलती है। हालांकि कुछ महाजनपदों के नाम उसमें भिन्न हैं, लेकिन फिर भी पूरा इतिहास जानने के लिए मिलता है। तो ये 3 तो होंगे ही, अर्थशास्त्र से नहीं पता लगता है। तो एक से ज़्यादा वाला विकल्प यानी ई वाला ऑप्शन चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण आर रिलेटेड टू ऋग्वेद? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, कौशितकी और गोपथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ऐतरेय और कौशितकी ये दोनों जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनका संबंध ऋग्वेद से ही है। तो इसमें से हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, बृहत्तर भारत की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से पुराण से प्राप्त होती है? अग्नि पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। इसमें आप देखकर बताएं। तो जो सबसे प्राचीन है वहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीपों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मतलब भारत का एक बृहद स्वरूप हमें दिखाई देता है मत्स्य पुराण में। इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद 49वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से प्रथम और अंतिम वेदांग से संबंधित विकल्प का आपको चयन करना है। और शिक्षा और निरुक्त दिया है, शिक्षा और ज्योतिष दिया है, कल्प व्याकरण है और छंद निरुक्त है। अंतिम वेदांग और पहला वेदांग, एकदम शुरुआती और सबसे आखिरी। तो सबसे शुरुआती शिक्षा है और सबसे अंतिम है ज्योतिष, और इसीलिए हम इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, शिक्षा और ज्योतिष। 50वें प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम ये कहाँ से? आदि पर्व से आया है, विरजा से आया है, नल दमयंती की कथा है इसमें, या महाभारत के शांति पर्व से इसको लिया गया है? तो ये आदि पर्व से ली गई कथा है और इसमें नियोग प्रथा का भी वर्णन प्राप्त होता है, और बेशक ये महाभारत से ही जुड़ी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी इसमें वर्णित है, और एकदम शुरुआती जो महाभारत की शुरुआत ही यहीं से होती है। मतलब आप देखते हैं कि महाराज दुष्यंत और शकुंतला का फिर विवाह होता है और उनके पुत्र भरत जो है वो भरत वंश की नींव रखते हैं, और वहीं से भरत वंश आगे बढ़ते बढ़ते फिर महाराज शांतनु, सत्यवती की कथा और भीष्म का अवतरण ये सब शुरू होता है। तो वो शुरुआत है, तो आदि पर्व से इसे लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, वेद त्रयी में किस वेद को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दिया है। देखिए वेद त्रयी में 3 ही रखना है, तो 3 में आप सबसे जो नवीनतम है उसको बाहर कर दीजिए। अथर्ववेद सबसे नया था और इसको मान्यता भी आसानी से नहीं मिलती है। इसमें जैसी जैसी चीज़ों का वर्णन है उसको उस समय के ऋषि महर्षि जो कि ऋचाओं की रचना किया करते थे वो भ्रष्ट घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि इससे समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा। बाद में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव साक्षात आकर इसे मान्यता देते हैं, तब लोग मानते हैं। तो फिलहाल ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं। इसके बाद 52वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण वाज वर बिलोंग टू बंगाल? मतलब इसमें से कौन सा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए वाज और वर दोनों दिया हुआ है। तो बंगाल से संबंधित कौन सा पुराण है, मतलब उसकी रचना बंगाल से जुड़ी हुई है? तो अग्निपुराण, ब्रह्म वैवर्त, वामन और भागवत। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? इसमें से ई वाला चुन लेते हैं, क्योंकि अग्निपुराण और ब्रह्म वैवर्त इन दोनों की रचना बंगाल में हुई थी। ये दोनों ही जो है ना ये बंगाल में लिखे गए थे। ई वाले ऑप्शन को इसीलिए हम चुनते हैं। बाकी कुरुक्षेत्र मंडल जो है ये वामन पुराण का रचना स्थल है और भागवत पुराण की रचना हुई थी दक्षिण भारत में। इसके बाद 53वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृतियां जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, या इसमें से कोई नहीं, या फिर एक से ज़्यादा? तो 53 जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ई होगा। मनुस्मृति का संबंध मौर्योत्तर काल से है। मौर्यों का अंत हो रहा था, समापन हो रहा था उस समय से। बाकी सभी जो विकल्प आप देख रहे हैं, मनुस्मृति को अगर आप बाहर कर दें तो जितनी भी बचती हैं 3, इन सब का संबंध आपका कमोबेश गुप्त काल से है। तो इसमें एक से ज़्यादा वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 54 को देखिए। अश्वघोष के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें आप ध्यान से देखें, अश्वघोष का जन्म पुरोहित कुल में या तो अयोध्या या फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें तय बात नहीं है। और इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। पाटलिपुत्र में इन्हें महापंडित और महावादिन की उपाधि दी गई थी। राजकवि, गुरु और महान दार्शनिक ये अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में कहे जाते थे। तो बताइए कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है? इसमें गलत की पहचान आपको करनी है, गलत कथन का चयन करना है।
तो ई वाले को एक बार चुनेंगे और ई वाले को चुनने का ये मतलब है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात सभी सही है। प्रश्न संख्या 55, इनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। 55वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया बौद्ध धर्म की गीता कौन है। वैसे तो ये वेदों इत्यादि में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वैदिक दर्शन से ही इन्होंने प्रेरणा ली थी। तो अब बौद्ध धर्म की गीता ये किसको कहा गया है? ये प्राज्ञा पारमिता सूत्र को कहा गया है, अवदान शतक को कहा गया है, धम्मपद को कहा गया है, या फिर दिव्यावदान को कहा गया है। इसमें आप देखें, धम्मपद जो है इसको बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। जो धम्म शब्द है वो असल में वास्तविक कर्तव्य से संबंधित है, और ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि बौद्ध दर्शन के लगभग सारे सिद्धांत हमको मिल जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 56वें में आपसे पूछा गया कि सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिवज्र यानी राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शुरुआती जो मगध साम्राज्य का संकेंद्रण था वो राजगृह के आसपास था। बाद में विस्तार और ज़्यादा होता है तो पाटलिपुत्र तक आ जाते हैं। कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद और शिशुनाग, यहाँ अलग अलग प्रतापी शासकों के ही नाम दिए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जो राइट आंसर है, यहाँ आप ध्यान से देखें, पहले ये डी वाला होगा। मतलब सबसे पहले मगध का राजा शिशुनाग या शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। शिशुनाग के द्वारा ही राजगृह के अलावा वैशाली को राजधानी बनाया जाता है। शुरुआत यहीं से होती है, नहीं तो एक जगह पे राजगीर ही राजधानी जो है वो टिकी रहती है, जैसे कि उस समय गिरिवज्र कहा जाता था। शिशुनाग के समय में राजधानियों का हेर फेर शुरू किया जाता है। इसके बाद 57वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गुणाढ़, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुणाढ़ बेजोड़ कहानीकार थे। संस्कृत में ये बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखा करते थे, और इनकी जो बृहद कथा थी वो एक बहुत विशाल ग्रंथ था। कहा जाता है कि अभी भी दुनिया में जितनी कहानियाँ प्रचलित हैं भिन्न भिन्न भाषाओं की, वो कमोबेश गुणाढ़ के उसी ग्रंथ से प्रेरित हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि गुणाढ़ का वो ग्रंथ मूल अवस्था में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसे चमड़े पर लिखा गया था और राजा ने उसे जलवा दिया था। तो उसका जो अवशेष बचा, उसमें से जितनी कहानियाँ बच पाई वही आज के समय में चलती हैं। फिलहाल आप बताएं इनका जन्म स्थान कहाँ पे था? अयोध्या, अवध, बरेली, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के ये थे, या फिर कहाँ के थे? आप देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, कौशाम्बी से संबंधित ये थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने रक्त से, कौशाम्बी यहाँ पे आप चुन लीजिए, अपने रक्त से 7 लाख श्लोकों वाली बृहद कथा को लिखा था। और लिखा किस पे था? चमड़े पर। राजा इन्हें अपने राज्य से भगा देते हैं नाराज होकर, क्योंकि ये राजा की प्रशंसा में कुछ नहीं लिख रहे होते हैं, ये अपने मन के मालिक रहते हैं। तो ये जंगल में जाकर पिशाचों के पास रहने लगते हैं, और पिशाच इन्हें रक्त उपलब्ध कराते हैं और चमड़ा उपलब्ध कराते हैं। उसी में ये लिखना शुरू करते हैं। जब ग्रंथ तैयार होता है तो लेकर राजा के यहाँ पहुँचते हैं। ग्रंथ इतना विभत्स से देखने में लग रहा था कि राजा इन्हें फिर से भगा देते हैं। तो ये रुष्ट हो जाते हैं और अपने ग्रंथ को जलाना शुरू करते हैं। और जब आधा ग्रंथ जला चुके होते हैं तब राजा को अपनी भूल का एहसास होता है और वो इन्हें अपनाते हैं। तो वो उतना ही बच पाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 को आप देखें। पाणिनि से संबंधित सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें दाक्षीपुत्र और आहीक के नाम से इन्हें संबोधित किया गया था। ये इनके उपनाम है। दाक्षीपुत्र या कमोबेश दाक्षीपुत्र और दाक्षीपुत्र काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिलहाल ये शब्द आप देखें। और इनके अनुज पिंगल थे। वेनसांग ने शालातूर में पाणिनि की प्रतिमा और व्याकरण के स्कूलों का यानी व्याकरण की परंपरा का वर्णन किया है। पाणिनिकालीन भारतवर्ष के लेखक वासुदेव शरण पांडे हैं। और ये पुस्तक का नाम है, ऐसा नहीं कि पाणिनि के समय के वो हैं। और ई वाले ऑप्शन को आप देख ही रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव का जो ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे, क्योंकि कथन ए, बी और सी तो सही है। ठीक है, ए, बी और सी जो है वो परफेक्ट है। लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन दिया है ना, वासुदेव शरण पांडे, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं ये पाणिनिकालीन भारतवर्ष के लेखक हैं। इसमें पांडे जी की जगह पे अग्रवाल होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। डी वाले को हम अगर बाहर कर दें तो बाकी सभी सही हैं, तो ऐसा कोई विकल्प है नहीं। ई को चुन लेते हैं कि मोर देन वन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 59वें को देखिए। बावर पांडुलिपि का संबंध किससे है? रसायन शास्त्र से है, चिकित्सा से है, भौतिकी से है, या फिर किससे है? तो ये चिकित्सा से जुड़ी हुई पांडुलिपि है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसका संबंध किससे है? ये मेडिसिन से जुड़ी हुई है, और इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 60वें प्रश्न में पूछा गया कि व्हाट वाज द साइज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। हालांकि मेगास्थनीज का जो इंडिका में विवरण है वो काफ़ी अविश्वसनीय भी है, लेकिन मेगास्थनीज ने क्या बताया है? समचतुर्भुजाकार या फिर चतुर्भुजाकार भारत किस आकृति का था? ये क्वाड्रिलेटरल था, या रोम्बस शेप का था, या ट्रायंगुलर था, या ऑक्टेंगुलर शेप का था? इसमें आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ये समचतुर्भुजाकार आकृति का देश को बताया गया है, और जो एक हद तक सही भी है। समचतुर्भुज की जो आकृति है लगभग हमारे देश की आकृति भी उसी से मिलती जुलती है। आप भारत का नक्शा बनाते हैं कुछ ऐसे।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 और विष्णु पुराण में भी उसी चतुष्कोणीय आकृति का ही वर्णन। निम्नलिखित में से किसने यह भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण के 400 वर्ष बाद कनिष्क नामक एक राजा होगा? ऐसी विचित्र भविष्यवाणी कौन करता है? तो ये वाली जो भविष्यवाणी है ये गौतम बुद्ध के द्वारा स्वयं की गई थी। और गौतम बुद्ध ने यहाँ पर भले न की हो, महात्मा बुद्ध को आप चुन लीजिए, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, जो बी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना। गौतम बुद्ध ने ये भविष्यवाणी भले ही न की हो, लेकिन बाद में जब महायानियों का उदय होता है तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बहुत सारी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो उसमें से ये भी एक लंबी लंबी बात थी, मतलब इसमें सच्चाई कम ही दिखाई देती है। इसके बाद 62वें नंबर के प्रश्न को देखिए। तो मुरुजुज जहब ये एक पुस्तक है और इसके लेखक, जिन्हें कि अरब का हेरोडोट्स कहा जाता है, ये अरबी हेरोडोट्स कहे जाते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहते हैं और ये अरब में इतिहास के जनक कहे जाते हैं। तो ये हैं कौन? ये अबू रेहान मोहम्मद है, अल बरूनी, अल मसूदी या फिर मुजतुहिल। इसमें जो लेखकों के नाम दिए हैं उन्हें आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ई होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे अल मसूदी वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। अल मसूदी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और प्रश्न संख्या 63 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 15 जनवरी 1784 की तारीख में कोलकाता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। मतलब कोलकाता की जो डेट है वो बता दी गई है, तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इस तारीख को याद रखेंगे। फिलहाल इसमें आप बताएं लंदन में कब ये स्थापित होती है? 1821, 1822, 23, 24। और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब 1823 में स्थापना होती है। 1804 में मुंबई में, 1823 में लंदन में ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। पूछा गया कि भवभूति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को लिखा गया था? तो भवभूति के द्वारा दशकुमार चरित लिखा गया है, प्रतिमा नाटक, उत्तर रामचरित और चतुर्वर्ग चिंतामणि। इसमें से कौन सा ग्रंथ? जो ग्रंथों के नाम आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? ये सी वाला हो जाएगा। इसमें आप उत्तर रामचरित को देखें तो ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है। बाकी दशकुमार चरित को अगर आप देखें, सी को पहले चुन लेते हैं। जो दशकुमार चरित आप देख रहे हैं ये दंडिन के द्वारा लिखा गया है, दंडी कवि भी उन्हें कहा जाता था। भास जो है वो प्रतिमा नाटक से संबंधित है और हेमाद्री जो है ये चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो बाकी जो पुस्तकें हैं उनके रचनाकारों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। 65वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया कि कौन सा मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? मीनाक्षी, सोमनाथ, जगन्नाथ, नागेश्वर। पूर्वी भाग में, यहाँ पर दिशा के हिसाब से आप देखिए तो सोमनाथ और नागेश्वर मंदिर जो आप देख रहे हैं ये गुजरात में है। लोकेशन वाइज अगर इन्हें देखा जाए तो ये दोनों ही कहाँ पे हैं? गुजरात में है। और मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में है। तो बचता कौन सा है? जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर की लोकेशन आप भी जानते हैं, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है। और ये पूर्वी भारत, जो भारत का पूर्वी भाग है वहाँ पे स्थित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव के परम भक्त थे, लेकिन कौन से चीनी यात्री से मिलने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसको राजाश्रय दिया और पूरी तरह से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया? तो ये फाहियान के द्वारा इन्हें प्रभावित किया गया था, वेनसांग के द्वारा, प्लिनी के द्वारा या संगयून के द्वारा? इसमें आप देख कर बताएं। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, वेनसांग के द्वारा ये पूरा जो महाराज हर्ष के ऊपर प्रभाव डाला गया था, इसकी वजह से ये बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक थे। शुरुआती अगर देखें तो इनके कुल देवता भगवान शिव थे और उन्हीं की ये उपासना करते थे। बाद में ये महायानी बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यशस्तिलक चंपू के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य में गद्य पद्य दोनों मिला रहता है। तो इसके लेखक कौन है? ये उद्योगतंज सूरी के द्वारा लिखा गया है, सोमदेव के द्वारा, हरिभद्र के द्वारा या धनपाल के द्वारा? इसमें लेखकों के नाम दिए हैं, आपको पहचानना है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। ये जो यशस्तिलक है ये असल में यश तिलक इसे कहा जाता है। ये चंपू है और इसके लेखक सोमदेव हैं। हरिभद्र के द्वारा भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं लेकिन वो इसमें नहीं है। बाकी आप उद्योगतंज सूरी को आप देखते हैं तो उन्होंने कुबलय माला नाम की एक रचना लिखी है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, बी वाले को हम चुनते हैं, सोमदेव को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68। इसमें पूछा गया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया और किसने कहा वो हमने पीछे देखा। तो इनकी एक और उपाधि है, इन्हें गणारी कहा जाता है या श्री महेंद्र कहा जाता है, अप्रतिरथ कहा जाता है या परम भागवत कहा जाता है। कोई एक और टाइटल है जो कि आपको बतानी है। तो समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं उसमें आप इन्हें अप्रतिरथ, कविराज, पराक्रमांक और अश्वमेध हर्ता, इस तरह के कई सारे नामों से जानते हैं। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे जो कि इसमें फिलहाल मिल रहा है, अप्रतिरथ। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं।
69वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि नवपाषाण युग के स्थलों के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो असत्य कथन इसमें देखिए कौन सा है। बुर्जहोम और गुफ कराल कश्मीर में है। पांडु राजा ठेरी ये पश्चिम बंगाल में है यानी पूर्वी भारत में है। सेनुहार और कोल्डिहवा का संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से है। ब्रह्मगिरी कूपगल, यहाँ जगहों के नाम दिए हैं। ब्रह्मगिरी, कूपगल, मस्की और उत्तनूर ये प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित नवपाषाण युग के स्थल हैं। जगह के नाम के साथ साथ आपको समय का नाम भी ध्यान रखना है। अब इसमें बताइए गलत कौन सा है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही हैं। यहाँ जो कुछ भी दिया है वो सब ठीक है। तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? ई को चुनेंगे। नॉन ऑफ द अबव यानी कोई भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 70 को देखें। कौन सा कथन असत्य है आपको पहचानना है। और 70वें प्रश्न में ध्यान से देखिए, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर और उरैयूर थी। यहाँ जो शुरुआती राजधानी है उसका नाम दिया है। और चोलों की राजधानी के बाद आप यहाँ देखें राजधानी बाद में ये क्या करते हैं, शुरुआती राजधानी इनकी उरैयूर थी, बाद में ये अपनी राजधानी पुहार को बनाते हैं। पुहार यानी कावेरी पत्तनम को बनाते हैं। चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था और पांड्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। इनकी राजधानी कोरकई थी। अब बताइए गलत कौन सा है। तो गलत इसका सी है। चेरों का प्रतीक धनुष था, बाघ नहीं था। और पांड्यों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कोरकई और बाद में मदुरई को बना लिया था। तो वो तो ठीक दिया है। इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है उसी को हम बाहर करेंगे क्योंकि वो गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 71 को देखिए। निम्नलिखित पुरापाषाणकालीन स्थलों के हिसाब से भारत के सबसे दक्षिणी पुरातात्विक स्थल का चयन आपको करना है, सबसे दक्षिण वाला। तो बुर्जहोम को आप चुनेंगे, भीमबेटका को चुनेंगे, अतिरामपक्कम को चुनेंगे। अतिरामपक्कम है। और पिकलीहल है। इसमें से कौन सा है सबसे साउथ वाला? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। अतिरामपक्कम जो है वो सबसे दक्षिण में है। इसमें क्रम से अगर आप देखें तो बुर्जहोम सबसे उत्तर में है, फिर भीमबेटका होगा, फिर पिकलीहल होगा और सबसे दक्षिण में अतिरामपक्कम होगा। क्वेश्चन नंबर 72। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वत्सगुलम वंश के संस्थापक का नाम सर्वसेन प्रथम था। प्रवरपुर वंश के संस्थापक रुद्रसेन प्रथम थे। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। और वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है प्रवरसेन द्वितीय को। गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वही गलत है। इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन डी वाला जो कहा गया कि वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन द्वितीय थे, तो असल में वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम था, न कि द्वितीय। बाकी जितने हैं वो ठीक। इसके बाद 73वें नंबर के प्रश्न को देखें। कुमारगुप्त के अभिलेखों में कौन सा ताम्रपत्र पर यानी कॉपर प्लेट पर नहीं लिखा गया है? तो धनदेह वाला अभिलेख जो है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नहीं है, या फिर दामोदरपुर, मानकुंवर, बिलसड़ ऐसे दे रखा है। करेक्ट आंसर इसका ई होगा, क्योंकि कुमारगुप्त के जो अभिलेख हैं अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें धनदेह, दामोदरपुर और वैग्राम ताम्रपत्र पे लिखे गए हैं, मतलब ताम्रपत्र अभिलेख से संबंधित हैं। और बाकी बिलसड़, मनकुंवर और गढ़वा अभिलेख जो है ये शिलालेख हैं असल में। मंदसौर वाला जो है वो भी पत्थरों से ही संबंधित है। तो कुल मिलाकर इसमें ई वाले को चुनने में ही भलाई है। इसके बाद 74वें प्रश्न को देखिए। कौन सा विकल्प गुप्तों के सामंतों से संबंधित नहीं है? तो मौखरी, परिवाज्रक और उत्तर गुप्त, इसके अलावा उच्च कल्प। पीछे हमने ये देखा कि गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और इसमें सामंतों का उदय हो जाता है। जो सामंत थे वो अब स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। तो बाद वाले जितने उत्तरवर्ती शासकों को आप देखते हैं वो सब गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। तो इसमें से कौन से उन सामंतों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सभी गुप्तों के सामंत ही थे, अलग अलग क्षेत्रों के। ये पूरे साम्राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को संभाला करते थे। तो इसका जो ई वाला ऑप्शन है उसको चुनकर बाहर करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75। दशमलव का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ये यवन जातक से, ललित विस्तार सूत्र से, पितामह सिद्धांत से, या फिर पॉलिश सिद्धांत से? कहाँ से हमें दशमलव का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो दशमलव का जो साक्ष्य है वो यवन जातक से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो ग्रंथ है पहला वाला वो सही है। इसमें यवन जातक से हमें दशमलव का सबसे प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य देखने के लिए मिलता है। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। पर्यंक प्रकार के जो सिक्के हैं वो निम्नलिखित में से कौन से शासक से संबंधित हैं? पर्यंक प्रकार के सिक्कों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक है, तो इसमें जो आप ऑप्शन चुनेंगे वो कौन सा होगा? ये बी वाला हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से ये पर्यंक प्रकार के सिक्के जो हैं ये संबंधित हैं। इसके बाद 77वें प्रश्न को देखते हैं। सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, जो कि वर्तमान में शाहीवाल प्रांत कहा जाता है, वहाँ पे स्थित है। और कालीबंगा जो है ये छत्तीसगढ़ के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा का यहाँ दे रखा है और यहाँ राज्य का नाम आप देख रहे हैं। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे है।
कालीबंगा एक बहुत बड़ा नगर था और हमें यहाँ से एक दुर्ग भी प्राप्त हुआ है, तो सही कौन सा है? इसमें गलती की भरमार है, सिर्फ सही की तलाश आपको करनी है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही सही है एकमात्र। ठीक है, 77वें को आप देख रहे हैं। ये जो सी वाला विकल्प दिया है ना, लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे, कभी कभी नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो सी को पहले बाहर कर लीजिए। बाकी आप देखते हैं कि हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, मोंटगोमरी जिला है जिसे कि शाहीवाल कहा जाता है। और कालीबंगा ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, कहाँ छत्तीसगढ़ में ये कहाँ से पहुंच जाएगा? तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही एकमात्र सही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो पुरास्थल हैं उनका उत्खनन किस भारतीय राज्य में किया गया? जब विभाजन हो गया आज़ादी के बाद, हम देखते हैं तस्वीर बदल जाती है। जो बड़े हिस्से थे, जो बड़े पुरातात्विक साक्ष्य और पुरातात्विक स्थल हमें प्राप्त हुए थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि, वो हमसे बाहर कर लिए जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो उसके बाद अपने देश में जोश खरोश के साथ उत्खनन का काम शुरू होता है। तो सबसे ज़्यादा पुरास्थलों का उत्खनन कौन से राज्य में किया गया ये आपको बताना है। आंध्र में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया, राजस्थान में किया गया कि गुजरात में किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में उत्खनन का काम हुआ है, तो डी वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लेंगे। इसके बाद 79वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के बारे में सही कथन कौन सा है? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित जो था इसको होता कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में बहुत समानता पाई जाती है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार प्राप्त हुआ है और गंगा को सिर्फ 1 बार उल्लेखित किया गया है, वो भी सबसे बाद में 10वें मंडल में। हालांकि इसमें 10वें मंडल का मतलब सबसे नवीनतम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रम के हिसाब से हम देखें तो इसमें बहुत अव्यवस्था दिखाई देती है। जो नंबरिंग की गई है वो इस आधार पे नहीं है कि नया कौन है और पुराना कौन है। तो फिलहाल 10वें मंडल में गंगा का उल्लेख प्राप्त होता है, वो भी 1 बार। और वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। अब बताइए कि सत्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई होगा, मतलब एक से ज़्यादा कथन इसमें सत्य है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है उसे होता कहा जाता था। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ में समानता है निश्चित तौर पे, और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का 1 बार प्राप्त हुआ है, तो ये सब सही है। और वर्ण का जो मतलब वर्ण शब्द का पहला उल्लेख है वो पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है, जो कि ऋग्वेद का हिस्सा है। तो 4 वर्ण व्यवस्था जो है वो वहीं से निकल कर आती है, हालांकि वो कर्म आधारित होती है, तो ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 80वें प्रश्न को देखिए। कहा गया कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इसमें से कौन सा होगा? संगीत का जन्मदाता तो ये आपका सामवेद है। ठीक है, सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है, और ये ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। उपवेद वैसे प्रचलित तौर पे तो नहीं है, लेकिन ऋग्वेद की ही ज़्यादातर ऋचाओं को इसमें गा कर प्रस्तुत किया गया है, उनका गायन किया गया है, तो सामवेद। इसके बाद 81 में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो अस्किनी ये जो ऋग्वैदिक नाम है ये स्वात नदी के लिए इस्तेमाल होता है। विपासा जो है ये गोमल को कहा जाता था। परुष्णी जो है वो रावी को कहा जाता था। और शतूद्री जो शब्द है वो सतलज के लिए इस्तेमाल होता था। तो अब इसमें भी हमें ई वाला चुनना पड़ेगा, क्योंकि शतूद्री और परुष्णी तो ठीक दिया है, बाकी जो है वो गड़बड़ है। जैसे कि अस्किनी जो है ये चेनाब का नाम है, और गोमल जो है ये गोमती का नाम है। सुवस्तु जो है ये स्वात नदी को कहा जाता था। तो ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं, क्योंकि 2 तो कम से कम इसमें सही है, तो 1 से ज़्यादा वाला। इसके बाद 82 को देखिए। निम्नलिखित में से वैदिक युगीन जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है? अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। हल के लिए लांगल शब्द और नाई के लिए वाप्ती शब्द का इस्तेमाल होता था। गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। अब बताइए कि गलत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका ई होगा, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, जितने भी दिए हैं वो सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। पूछा गया कि कौन सा उपनिषद यम और नचिकेता के संवाद से संबंधित है? कौन से उपनिषद का संबंध यम नचिकेता के संवाद से है? तैत्तिरीय, कठोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेताश्वर उपनिषद। तो यम और नचिकेता का संवाद कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। तो किन उपनिषदों में किस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है वो आपको देखना होगा। फिलहाल इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 को देखें। शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है वामन पुराण में, और उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब शैव मतावलंबियों में जो संप्रदाय बटे हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख दे रखा है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो ई हो जाएगा। वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय की संख्या है उसमें शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख यही 4 बताए गए हैं, तो ई वाले को चुन लेते हैं। 85वें प्रश्न में पूछा गया कि मेगस्थनीज की इंडिका के हिसाब से नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियों का वर्णन किया गया है? नगर प्रशासन को चलाने के लिए कितनी कमेटी काम करती थी? इंडिका के हिसाब से आपको बताना है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ब्यौरा भिन्न है।
और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 6 प्रकार की समितियों का ब्यौरा हमें मौर्य काल में मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका से, तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक का कौन सा शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और उनके विचारों के सम्मान की बात करता है। तो ये 11वां, 12वां, 13वां और 6वां दे रखा है, इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर 86वें का आप देखिए, इसका हो जाएगा बी वाला। 12वां, जो 12वां शिलालेख है उससे स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान पता चलता है और ये मालूम होता है कि उन्हें भी धम्म के काम में लगाया गया। इसके बाद 87वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पहला शासक तो पुष्यमित्र था, लेकिन अंतिम कौन था? देवभूति था कि वासुदेव था? अग्निमित्र तो पुष्यमित्र के बाद ही गद्दी संभालते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। देवभूति जो है ये शुंग वंश का अंतिम शासक था और हर्षचरित में ऐसा लिखा गया है कि इनके ब्राह्मण मंत्री थे वासुदेव कण्व, जो कि इन्हें मार डालते हैं और उसके बाद एक नए वंश की, कण्व वंश की स्थापना करते हैं और इस प्रकार से जो विशाल मौर्य साम्राज्य का विस्तार था वो कहीं खोता जाता है और साम्राज्य सिकुड़ता जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देवभूति हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 को देखिए। बिलसड़ अभिलेख जो है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर एटा दिया है, उन्नाव दिया है, बरेली दिया है, अयोध्या दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये ए वाला जो है, इसमें ऑप्शन आप चुन लीजिए। एटा से संबंधित है। बिलसड़ अभिलेख का संबंध किससे है? ये एटा से। 89वें प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि मौखरी वंश के बारे में सत्य कथन का चयन आपको करना है। तो ये गुप्तकालीन शासकों के अधीनस्थ थे, मतलब उनके करद राजा थे। सामंत की पदवी का ये इस्तेमाल करते थे और पाणिनि की अष्टाध्यायी में मौखरी शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। मौखरी वंश की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो हरहा लेख है, जो कि असीरगढ़ मुद्रा लेख है। मतलब 2 अलग अलग अभिलेख हैं, एक तो हरहा अभिलेख है और दूसरा असीरगढ़ का मुद्रा अभिलेख है। तो बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है? मौखरियों के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो जितने भी दिए हैं वो सभी कथन सत्य हैं। ये सारे स्टेटमेंट मौखरी वंश के बारे में परफेक्ट हैं और ई वाले ऑप्शन को इसीलिए हम चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 को देखिए। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वास्तविक संस्थापक इसका बी वाला चुन लीजिए। सिंह विष्णु को माना जाता है पल्लवों में। सिंह विष्णु जो था ये पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक अगर देखें तो सिंह वर्मा था और वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? तो गुप्तकालीन मंदिर दे रखे हैं और स्थान दिया हुआ है। तो विष्णु मंदिर एरण में है, शिव मंदिर भूमरा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और ईंट से बना हुआ मंदिर भीतरगांव से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है। जो जितने भी विकल्प हैं वो सभी सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ई वाला चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। मैच करना था और देखना था कौन सा गलत है। 92 को देखिए। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्रश्न कई बार और कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। ये अतिरम पक्कम से प्राप्त हुई है, जो कि सबसे दक्षिणी है। तो अतिरम पक्कम को चुनते हैं, यानी ए वाले ऑप्शन को। इसके बाद प्रश्न संख्या 93 को देखिए। कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है? तो एलादी। तो इसमें से हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। एलादी जो है ये चारों वेदों का सार प्रस्तुत करता है और ये संगम युग का महाकाव्य नहीं है। ठीक, ए वाले को हम बाहर कर लेते हैं, बाकी जितने हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या 94 को देख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभ देव जो है इनका प्रतीक है गज यानी हाथी, संभवनाथ का है अश्व, अभिनंदन नाथ का है कपि और सुमतिनाथ का है कौंच। कौंच एक प्रकार का पक्षी होता है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो ऋषभ देव वाला ही गलत है। ऋषभ देव या आदिनाथ का वृषभ था, यानी बैल था, न कि गज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 में कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य में दास नहीं पाए जाते थे, या ये उसने कहा है कि भारतीय साम्राज्य में ही दास प्रथा विद्यमान नहीं थी पूरे भारत में, जबकि चाणक्य के द्वारा ये लिखा गया है कि बहुत सारे दास अलग अलग प्रकार के पाए जाते थे। तो भारतीय समाज की कितनी श्रेणियां इसने बांटी हैं? 6, 7, 8, 9? इसमें आप देखकर बताइए। 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को बांटा गया है। और ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिकों के अलावा कृषक होते थे, पशुपालक होते थे, कारीगर होते थे, योद्धा होते थे, निरीक्षक होते थे और मंत्री होते थे। राजा तो होता ही था, राजा को समाज में नहीं शामिल किया गया, उसे शीर्ष पर रखा गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था? तो अमीर उल उमरा की उपाधि उसने धारण नहीं की थी, सुल्तान आजग की उपाधि नहीं धारण की थी, ईश्वर की भूमि का रक्षक खुद को नहीं बताया था, या सुल्तान हमजा नहीं कहा था। कौन सी उपाधि वो नहीं धारण करता है वो आपको इसमें से चुनना है। तो डी वाले को चुन लेते हैं। सुल्तान हमजा की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, बाकी अमीर उल उमरा इसको कहा जाता था, सुल्तान आजग कहा जाता था और ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा जाता था। फिलहाल डी वाला नहीं। इसके बाद 97 को देखते हैं। कहा गया कि कुजुल कटफिसस
इसने यूची जनजाति के कितने कुलों को मिलाकर संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। कुषाण जो है ये चीन से आते हैं और आप देख रहे हैं कि कुजुल कटफिशस, उसके बाद विम कटफिशस, इस प्रकार के प्रतापी शासक शुरुआत में ही होते हैं। बाद में इनका उत्तरवर्ती है कनिष्क, जो कि इस वंश को और आगे तक ले जाता है। तो कई सारी जनजातियों को जोड़कर इसने इस साम्राज्य को रखा था, मतलब स्थापित किया था। तो इसमें आप देखें यूची जनजाति के कितने कुलों को इसने मिलाया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 5 कुलों को मिलाकर इसने संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आपसे कुल पूछे जाए, मतलब कुलों की संख्या पूछी जाए, इसकी संभावना कम है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति से इनका उदय होता है और किसके द्वारा नींव रखी जाती है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद 98 को देखते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, यहाँ निर्माण की बात नहीं हो रही है, उसका पुनरुद्धार करने की बात हो रही है। तो जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा करवाया गया और इसका निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। तो निर्माणकर्ता का नाम आपको बता दिया गया है। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था, पहला दूसरा दोनों दिया है, और कनिष्क का नाम भी दे रखा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 98 को आप देख रहे हैं, सी वाला हो जाएगा। ये गिरनार नाम की पहाड़ी पर सौराष्ट्र प्रांत में थी। सी वाले ऑप्शन को पहले चुन लीजिए। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार वो करवाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो बारबैरिकम, भृगुकक्ष, सोपात्मा और ताम्रलिप्ति का नाम दिया है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ई वाला, क्योंकि बारबैरिकम जो है वो सिंध का बंदरगाह है। बाकी भृगुकक्ष को आप देखते हैं कि इसे वेरिगाजा यूनानी कहते हैं और ये पश्चिमी तट पे है। सोपात्मा जो है ये पूर्वी तट पे है, और पूर्वी तट पे ही एक और बंदरगाह आप देखते हैं, ताम्लुक या ताम्रलिप्ति। तो उस हिसाब से अगर देखें तो पश्चिमी तट पर जो नहीं होने वाले बंदरगाह हैं उनकी संख्या इसमें एक से ज़्यादा है, और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 100 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी क्या थी? तो नागार्जुन कोंडा, जिसे कि विजयपुरी कहा जाता है, या नवनगर, धान निकटक और प्रतिष्ठान। तो बाकी विकल्प इसमें निरर्थक है। नागार्जुन कोंडा, जिसे कि विजयपुरी भी कहा जाता है, दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए, उसको चुन लीजिए। और यहीं पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। ऐसे ही अच्छे टेस्टों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। और ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।